नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सियासी रण में खेल बदलने की परंपरा पुरानी है। दल बदल के इस खेल में किसको जीत मिलती है, किसको हार, यह मैटर नहीं करता। चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने का प्रक्रम और भी ज्यादा हो जा रहा है। इसकी वजह से कई और कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन चाहत एक ही होती है, सत्ता की चौखट पर दस्तक। इस वक्त देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा यूपी चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2024 के फाइनल से पहले 2022 के सेमीफाइनल में लखनऊ की कुर्सी अहम है। बीजेपी के लिए लखनऊ की कुर्सी बचाने का चैलेंज है, तो वे विपक्षियों के लिए पाने का चैलेंज है, जिसकी जद्दोजहद जोरों पर चल रही है। और यूपी में दल बदल मैं आया तू चल का खेल खुलकर शुरू हो चुका है। कल यानी मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए अमंगलकारी रहा तो सपा के लिए कल्याणकारी। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, कि जिसके बाद बीजेपी का दामन छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान पराए हुए। तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, तिलहर सीट से विधायक रोशनलाल वर्मा, बिल्लौर से विधायक भगवती सागर और मीरापुर सीट से विधायक अवतार बढ़ाना बीजेपी से बागी हो चुके हैं। तो बुधवार को बीजेपी का काउंटर देखने को मिला। बेहट सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने आज कमल में आस्था जताई। खैर, ये तो आगाज है, अंजाम का अभी इंतजार है। लेकिन यूपी में दल बदल मैं आया तू चल के सिलसिले से कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिन पर आज हम बड़ा मुद्दा में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ठीक चुनाव से पहले इस प्रकार का दल बदल जो हो रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है, सपा का दामन थामने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। ये सामान्य प्रक्रिया है या फिर इसको बहुत सामान्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि बहुत देखा गया है कि चुनाव से ठीक पहले कुछ इस प्रकार का दल बदल का कार्यक्रम चलता है, घटनाएं होती हैं और इसको सामान्य तौर पर लिया जाना स्वाभाविक है। पर 2 कैबिनेट मंत्रियों का भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देना और उसके बाद और कई विधायकों का बीजेपी से आस्था का भंग होना, ये क्या इशारा कर रहा है। वही बीजेपी का काउंटर देखने को मिला। आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनमें से कांग्रेस और सपा के लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि इस तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। ओबीसी मोर्चा के कुछ बड़े चेहरों का इस तरह से बीजेपी को छोड़ देना और दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करना, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या जो 2017 से लेकर 22 तक योगी सरकार रही, उसमें सच में को नाराजगी थी या फिर ये सत्ता की दहलीज को लेकर मौसम विज्ञानी जो होते हैं, चुनावी मौसम का जो विज्ञान होता है, उसको समझने में कुछ लोग कामयाब हो पा रहे हैं या फिर ये उल्टा दाव पड़ सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दानिश इकबाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, और इसके साथ अभिषेक वाजपेयी, सपा प्रवक्ता मेरे साथ है। 2 और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन मैं दानिश इकबाल से चर्चा करेंगे। पहले दानिश इकबाल, देखिए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहा है, उसमें ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो बड़े चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका बीजेपी से मोह भंग होना, वो चाहे किसी पार्टी का दामन थामे, अलग विषय है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले इस तरह से पार्टी का दामन छोड़ जाना, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा और चौहान साहब जैसा चेहरा, ये क्या इशारा है सर? देखिए, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा जी ने जो अपने इस्तीफे में जो बात लिखी है कि उपेक्षा की गई, तो ये बताना वो भूल गए कि ये उपेक्षा उन 5 सालों में जब वो सरकार के मंत्री थे तब की गई, या जैसे चुनाव की तिथि सामने आई उसके बाद उनकी उपेक्षा हुई है। तो ये तो विषय वो बताएंगे कि उनकी उपेक्षा कब हुई। अगर उपेक्षा जब वो मंत्री थे 5 साल तक, आपने देखा कि कभी भी किसी प्रकार से सार्वजनिक तौर पर किसी तरह का कोई विषय नहीं आया था, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, ना दारा सिंह चौहान जी की तरफ से। कभी भी उन्होंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी
सरकार के अंदर रहते हुए नहीं दी कि किसी प्रकार से उनकी सुनी नहीं जा रही है या किसी प्रकार का कोई आपत्ति उन्होंने जो है दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन जैसे चुनाव की तारीख सामने आई है उसके बाद से जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये बातें कहना की उपेक्षा की जा रही थी और किस कारण से वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या उन्होंने जो इस्तीफा दिया है क्या कारण है, ज्यादा अच्छे तरीके से वो व्यक्तिगत तौर पर ही बता पाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, पन्ना प्रमुखों की पार्टी है। तो हमें जो है अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने 5 साल के काम पे पूरा विश्वास है। जनता के बीच में हम अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे, कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, और सबसे बड़ा विषय ये है कि जो लोग पार्टी से जा रहे हैं उनका अपना क्या लाभ है वो आने वाले समय में दिख जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई चिंता करने की स्थिति में नहीं है। लाभ की बात की दानिश साहब, देखिए कोई किसी पार्टी को छोड़ता है और कोई किसी पार्टी में शामिल होता है, तो ऐसे आपकी पार्टी में भी लोग आएंगे, तो क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है उसके पीछे उसका कोई लालच होता है, कोई लाभ होता है क्या? ये समझना चाहूंगा। ऐसे आरोप लगते रहते हैं, बीजेपी में लोग आएंगे, दूसरी पार्टी आरोप लगाएंगी, बीजेपी को छोड़कर जाएंगे तो बीजेपी उन पर आरोप लगाएगी, क्या इसके पीछे उनके मंशा लाभ क्या लेना चाहते हैं, ये चीजें थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। क्या इसको लेकर आपको लगता है क्या लाभ हो सकता है, क्या लालच हो सकता है किसी भी पार्टी के नेता का, वो चाहे किसी पार्टी में आए किसी पार्टी में जाए? देखिए बिल्कुल, जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा है कि पिछले 5 सालों में जहां भी चुनाव हुए हैं बड़ी संख्या में दूसरे पार्टी के नेता, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया है। तो इसमें जो है संदेह नहीं है कि चुनाव के टाइम में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। अगर आप सरकार में मंत्री हैं, 5 साल तक आपने जो है सरकार में काम किया है, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग थे, आपने जनता के लिए काम किया है, और अगर आप उसके बावजूद जो है पार्टी छोड़ करके मंत्री पद से इस्तीफा देकर के जाते हैं तो आपको स्पष्ट कारण बताना पड़ेगा। पार्टी छोड़ते वक्त जो एक ट्वीट आता है, वो ट्वीट में जरा एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूं, जो चाहे दारा की बात कर लेते हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं, उसमें लिखा होता है पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा। कारण बताया उन्होंने, आप इसमें समझना चाहूंगा कि आपको इसमें क्या सच्चाई लगती है। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़, ये मोटी मोटी बातें गिनाते हैं। ये सारी चीजें क्या जब पार्टी फॉर्म के साथ रहते हुए ये मसले उठाए नहीं गए थे, इन पर बातें नहीं होती थी, या फिर ये सारी चीजें अब कही जा रही हैं, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? दानिश जी, शमशेर जी, देखिए आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए, आपने तो लगातार आप कवर करते आ रहे हैं, लगातार मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं, कभी आप बताइए कि कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के नेतृत्व पे या मुख्यमंत्री के नेतृत्व पे कभी कोई टिप्पणी की हो, कभी उनको कोई आपत्ति रहा हो, कभी उन्होंने पिछड़े की, ओबीसी वर्ग की, दलितों की, युवाओं के बारे में कभी कोई बातें कही हुई? आज तक तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा हो। अब क्या लालच आ गया? देखिए व्यक्तिगत तौर पर तो पूछेंगे शायद कोई ना बता पाए, लेकिन ये बीजेपी तो अच्छी तरह समझती है ना, भारतीय जनता पार्टी को तो जानकारी होगी कि वो जब आपके साथ रहे तो 4 साल में, 4.5 साल में, 5 साल में उन्होंने क्या लिया, क्या हासिल हुआ उनको, आप बेहतर जानते हैं। या फिर जो आप लोगों ने उनको दिया तो फिर छोड़कर क्यों गए? कोई कारण तो नजर आता होगा आपको। शमशेर भाई देखिए, पार्टी में वो ऐसे हमने पहले बताया कि विश्वास जताया था उन्होंने हमारे विचारधारा पे, हमारे नेतृत्व में, हमने उनका स्वागत किया था। वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके आए, जनता ने उनको चुनाव जिताया और पार्टी ने हमारे जो है उन्हें मंत्री बनाया, और 5 साल तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। आज वो चले जाते हैं तो बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे कि आखिर वो क्यों गए, और जो वो अपना लॉजिक बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं जाने का, वो कारण जो है, वो लॉजिक जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, ना मीडिया समझ पा रही है कि ये कारण जो है सच्चाई हो ही नहीं सकती है, वास्तविकता हो ही नहीं सकती है। कुछ और कारण है जिसके कारण वो गए, चाहे वो उनकी पार्टी बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए कुछ विषय रहा हो जो वो कुछ चाहते हो, तो ये तो वो बता पाएंगे, हम पार्टी के लोग तो बता नहीं पाएंगे कि उनकी निजी तौर पर क्या मांगे थी या निजी तौर पर वो क्या लालसा रखते थे। चलिए, निजी तौर पर क्या उनकी महत्वाकांक्षा है, क्या लालसा है, ये समझना जरूरी है। हालांकि इसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरे लिए
परिवार महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, मेरा समाज महत्वपूर्ण है, ऐसी बात भी कहते रहे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कंचन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और चंद्रमोहन शर्मा नेता कांग्रेस मेरे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अब मैं अभिषेक वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा कि अभी जो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, वो चाहे किसी पार्टी से किसी पार्टी में जा रहे हो, कोई ना कोई आरोप तो लगता ही है। अब ये आरोप लग रहा है पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा, ये तमाम चीजें कह करके जो लोग बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तमाम चीजें तब कही जा रही जब चुनाव नजदीक आ गया। कौन सी महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के मंशा के पीछे? और जो दारा चौहान की बात हम कर रहे हैं और लोग जो आपकी पार्टी का साथ आ रहे हैं, कोई मंशा है क्या? देखिए शमशेर जी, मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा जी। शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं, शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं, नीतियों में कुछ जिनके जनाधार नहीं, और जनता की हिफाजत जो करने में हो अक्षम, और वादों से मुकर जाए वह सरकार नहीं। मैंने ये इस बात इसलिए कहा है कि जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपको याद होगा कोविड टाइम पे मिसमैनेजमेंट को लेकर के आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने काफी सारी आपत्ति उठाई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी आपत्ति उठाई थी मैनेजमेंट को लेकर के। आपको याद होगा कि जब कई सारे युवा जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बेरोजगारी पे जाकर के मिले थे, तब भी उन्होंने सरकार को चिताया हुआ था। जब तकरीबन 14 से 15 भर्तियां ऐसी थी जो यूपी ट्रिपल एससी की जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, सरकार उससे संज्ञान नहीं ले रही थी, लाखों बेरोजगार सिर्फ लाठी खा रहे थे, तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनको चिताया हुआ था। और आज दानिश जी जब वो अपने पार्टी छोड़ करके जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आ गए, तब ऐसी बातें कर रहे कि कभी उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। नंबर एक बात, ये उनके प्रश्न का जवाब होगी। नंबर दूसरी चीज, आपकी बात की जवाब दीजिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, इस दमनकारी शासन को निस्ते नाबूद करने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, इस प्रदेश को अग्रसर करना चाहता है, युवाओं की बात करना चाहता है, वो खुले दिल से हमारे साथ आ सकता है। हम उसका खुले दिल से स्वागत करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा हुआ है, सारे मंचों से कहा हुआ है। आप देखिए कि इस बार जितने भी चीजें हुई हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बंद कमरे में बैठ करके काफी सारे चिंतन के बाद, मंथन के बाद इन चीजों का निर्णय लिया हुआ है। क्योंकि वो एक युवा है, युवाओं की पीड़ा वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुके हैं, तो इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है उसका रोड मैप भी उनके पास है। इसीलिए जब उन्होंने पिछली बार जब चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने काम बोलता है का नारा दिया था। एक चूक हो गई हमसे कि हम और इस प्रदेश की जनता से भी एक चूक हो गई कि वो काम बोलता है नारा को इसलिए प्राथमिकता नहीं दे पाई क्योंकि हम जन जन तक काम को पहुंचा नहीं पाए कि हमने काम किया है। और जनता जनार्दन से ये भूल हो गई कि वो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसके चक्कर में बहक गई, और हिंदू मुस्लिम के फसाद के चक्कर में बहक गई। लेकिन आप याद कीजिए वो समय जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम योजनाएं जब देने के बाद आई, तब उन्होंने कहा कि काफी सारे रोजगार हम देंगे। लेकिन आज रोजगार कहाँ पे है यह किसी को पता नहीं है। 4.5 लाख रोजगार की अगर वो बात करते हैं, तो 4.5 लाख रोजगार में कहाँ तो रोजगार दिया, वो उनके पास कुछ है ही नहीं। आरटीआई के माध्यम से जब पूछा जाता है तो आता है कि गोपनीय सूचना है, हम आपको प्रदान नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा के लिए अगर बात की जाए तो महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है। रोज रेप की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। और अगर चुनाव की बात की जाए तो हम सब ने देखा कि कैसे लाठी, डंडा, कट्टा, बम, बारूद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, और उसमें भी ये महिला की इज्जत तार-तार करने से पीछे नहीं हटे। तो कौन से जनता के मुद्दों की ये बात करना चाहते हैं? सोची समझी साजिश रख करके ये लोग किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। ये दो आप देखिए, जब ठीक है,
चुनाव से ठीक पहले ऐसा देखने में आता है, कुछ लोगों की कोई अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ लोगों की कोई नाराजगी होती है, लेकिन ये तो चुनाव का परिणाम सामने आते हैं तब पता चलेगा। मैं चाहूंगा कि आवाज को थोड़ा सा ठीक कर दे, अभिषेक जी आवाज में दिक्कत आ रही है। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे पूछूंगा कि इस दल बदल के खेल को तो कांग्रेस भी नजदीकी से देख रही है और कांग्रेस पार्टी समझ भी बेहतरी से रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी कई दिग्गज जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। पिछले काफी समय से प्रक्रिया लगातार जारी, इसमें कई सारे नाम मेरे पास हैं, लेकिन ऐसे चुनावी मौसम में हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कुछ लोग सपा को भी छोड़ रहे हैं। ये दल बदल की जो प्रक्रिया है ये कहां पर जाकर रुकेगी और क्या ये सामान्य प्रक्रिया है जो ठीक चुनाव से पहले होती है या फिर इसके पीछे कुछ और छिपा है? शमशेर जी, वैसा तो ऐसा होता है कि जब चुनावी मौसम आता है तो कुछ लोग इधर से दल बदल होकर जाते हैं, ये चुनावी में होता है ऐसा। लेकिन अब जो लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं जो विपक्ष की आवाज को, जो विपक्ष पिछले 7.5 वर्षों से और 4.5 वर्षों से यूपी के मुद्दों को सामने रख रहा था सरकार के, कि जनता और यूपी की जनता जिस बातों को कह रही थी और उस बातों को निरंतर सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उसको मजाक की तरह ले रहे थे और उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, आज उसको मोहरबंद तरीके से मोहर लगा दी इनकी केंद्रीय मंत्री ने अपने साथ विधायक ले जाकर बाहर, कि मेरा भी वही तुष्टीकरण हो रहा है जिस तुष्टीकरण की आवाज विपक्ष लगा रहा था। देखिए कांग्रेस के अंदर क्या आवाज उठाई जा रही थी, प्रियंका गांधी क्या कह रही थी कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगार है। लेकिन सरकार पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट तंत्र पर देश के पैसे का इस्तेमाल, टैक्स पेयर को अपनी शक्ल और सूरत चमकाने में लगी हुई है, जिसका कारण क्या हुआ कि आपने फूल भी बरसाए डॉक्टर के ऊपर, लेकिन उसके बाद लाठी बरसा दी। कोरोना के हाल आपने देखा कि गंगा के तट के ऊपर तैरती लाशों को ध्यान ना देकर उसी के ऊपर, तट के ऊपर एक अकेले व्यक्ति की फोटो का प्रचार और प्रसार किया गया। तो आज उसी का विरोध, क्योंकि भाजपा के जो मंत्री हैं उनके नेताओं को समझ आ गया है कि देश की जनता ज्यादा देर लालचों में नहीं रहने वाली, उसको देश के मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यही कहना क्या है, दानिश जी के पास जवाब नहीं इस बात का। और एक कहावत है ना कि जो दूसरों के घर में पत्थर फेंकते थे आज उनके घर में आग लग गई, जो दूसरों को विधायक तोड़ते थे आज उनके मंत्री उनके खुद से भागने लग गए। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया उस शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, उस गृह मंत्री के ऊपर, उन दो चेहरों को, हम दो हमारे दो पे। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये जो खेल हो रहा है, ये जो खेला चल रहा है, इसमें कांग्रेस कहाँ है सर? कांग्रेस तो सिर्फ आवाज उठा रही है। आप कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज के साथ कोई सुर तो मिला नहीं रहा ना? सुर मिलाने वाला भी चाहिए। जो आवाज आप उठाने की बात कर रहे हो, सुर मिलाने वाला चाहिए। आपके साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग थे, वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं, हमारी देखिए 30 साल से हम यूपी के अंदर नहीं है और हम नहीं है, उसके बाद भी हमने अपने हौसले नहीं छोड़े हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व के अंदर आज पूरा जनमानस उत्तर प्रदेश का उन गंभीर मुद्दों पर चिंतन करने लग गया है। लड़की हूं लड़की हूं का नारा उस तरह से फेमस हुआ है जिस तरह से महंगाई डाइट खाई जा रही थी, क्योंकि आज लड़कियों का जो तिरस्कार था, आज प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा है कि आप विधायक बनो, आप विधायक बन के लड़ाई लड़ो क्योंकि आपका तिरस्कार करा जा रहा है। इसी तरह से दलितों का है, आज दलितों का मुख्यमंत्री दिया पंजाब के अंदर। तो विषय बहुत सारे हैं। अगर कांग्रेस का, हमारी तो जनाधार था ही कम, लेकिन आज हम सूबे से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, प्रदेश से, जिले से, हर जगह से जुड़े हैं। तो प्रियंका गांधी जी ने पिछले गत वर्षों के अंदर मेहनत करके इनको तैयार किया हुआ है। लेकिन सर उस मेहनत का फल मिल रहा है क्या कांग्रेस पार्टी को? मैं ये समझना चाह रहा था, जो मेहनत प्रियंका गांधी कर रही हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है क्या? मैं कुछ नाम गिना दूं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी: जितिन प्रसाद, हरेंद्र मलिक, ललितेश पति त्रिपाठी, पूर्व सीएम के पोत्र, इमरान मसूद, पश्चिमी यूपी से दिग्गज नेता माने जाते हैं, अदिति सिंह बीजेपी में चली गई, सलीम शेरवानी एक्स मिनिस्टर, अनु टंडन, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं सर। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आवाज उठा रहे हैं, हम मुद्दों को गंभीरता से समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आप समझाना चाहते हैं वहां तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही कांग्रेस पार्टी की। मैं शमशेर भाई अभी आपकी सारी बातों का जवाब दे दूंगा। और मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं राहुल की उस बात को कहता हूं कि निडरता और निष्पक्षता
आज कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस का वो नेता जो राहुल गांधी ने बोला, जो डर रहा है वो जाए। हम भी निडरता के साथ आवाज उठा के विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार की कमियों को उजागर करेंगे और बिल्कुल नहीं डरेंगे। उसके अंदर जो जा रहा है वो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व कल से आज बड़ा है और एक बड़े चैलेंज के रूप के अंदर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाने जा रही है, जो बड़े अचंभित करते हुए रिजल्ट आएंगे, जिसकी चिंता भाजपा को बहुत गहरी है। ठीक है, मैं कंचन श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। ये इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के सियासत में हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग सपा को छोड़ रहे हैं, कुछ बीजेपी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी कुछ लोगों ने छोड़ा है, और ठीक चुनाव से पहले या महीने 2 महीने पहले या फिर 1-2 दिन पहले ऐसी जो प्रोसेस मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है ऐसा होना, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, इन लोगों का छोड़ना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है जिसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है। क्या ये जो कहानी है गढ़ी जा रही है, इसके पीछे क्या आपको लॉजिक दिखता है? संजय जी, सबसे पहले तो मुझे कार्यक्रम से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कह रहे हैं, ये इस बार एक नई बात देखने को मिल रही है। हर चुनाव में आयाराम गयाराम की स्थिति होती रही है। आवाज नहीं आ रही, ये दशकों से भारतीय, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे कंचन जी की, माफ कीजिए कंचन जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे। कंचन जी, आप फिर अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि आयाराम दयाराम जो है हमारे यहाँ दशकों से है। मुझे लगता है भारतीय डेमोक्रेसी की ये पहचान है, दशकों से है। लेकिन ये एक नई बात जो मुझे इस बार दिख रही है, भी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, लोगों ने, किसी भी पार्टी ने अभी अपने सभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उसके बावजूद दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये इस लेवल पर पहुंच गई है कि भाजपा जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके बड़े बड़े मंत्री छोड़ रहे हैं, उनके विधायक छोड़ रहे हैं। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात कि अभी तक जितने भी प्री पोल सर्वे आए हैं जो चैनलों ने किए हैं, बड़े बड़े चैनलों ने एजेंसीज के साथ मिलकर, उनमें से सभी ने, आई थिंक, ये कहा है कि भाजपा वापस सत्ता में आ रही है। इसके बावजूद अगर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं पार्टी और अधिकतर से समाजवादी जा रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए तो जैकपॉट है ही। और बीजेपी के लिए भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ। उनका इंटरनल सर्वे, आपको ध्यान होगा कि 3-4 महीने पहले एक इंटरनल सर्वे आया था भाजपा, जिसमें बहुत बुरी स्थिति बताई गई थी। और ऐसा माना जाता था कि उसी के बाद योगी जी को दिल्ली बुलाया गया और थोड़ा उनको नसीहत दी गई प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से कि किस तरह से क्या चलना है। वो शायद एक सच्चा सर्वे था। उसके बाद भी ये जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ये पार्टी के सर्वे और जो हमारे मीडिया एजेंसी के सर्वे, उनके अलावा भी वो अपना सर्वे भी, एक जमीन से जुड़ा नेता सबसे अच्छी तरह से जानता है कि हवा किस तरफ बह रही है। उनको अपने एरिया में पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जिनको मालूम है कि 5 साल की किस्मत आजमाने को मिलता है, तो कोई दांव ऐसे ही नहीं खेलता। उनको पता है कि क्या किस तरफ हवा बह रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन अभी हफ्ते बचे हैं, अभी ये अंदाजा लगाना कि लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं इसलिए शायद समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, ये बहुत जल्दबाजी हुई। ये आसान नहीं है कहना पहले, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कंचन जी, एक गैर यादव पिछड़ी जातियों के मोहभंग के तौर पर इसको देखा जाए, और इस चीज को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ठीक से समझ नहीं पाया, ये हम समझना चाहूंगा। क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूं, उसकी तो लड़ाई हमेशा अपर मिडिल क्लास से रही है, अपर क्लास से रही है, लेकिन अब उसी के नेताओं का, जो लोअर मिडिल क्लास के नेता हैं, उनका इस तरह से मोहभंग हो जाना, ये क्या इशारा कर रहा है? ये बहुत जी कंचन जी, आवाज मेरी आ रही है आप तक? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। दानिश इकबाल जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ दानिश इकबाल जी, ये थोड़ा सा मैं कंचन जी से समझना चाह रहा था, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है कि एक जो अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास की जो बात हम करते हैं, उसको लेकर के कई बार बातें होती हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी नाराजगी या दलित की एक नाराजगी होती है, पर ऐसे में ये बात सामने आना और इसके साथ साथ ये ट्वीट कर देना कि ऐसा हो रहा है, पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को, इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा अभी ये तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जिस प्रकार से चाहे वो केंद्र के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें अगर ओबीसी, पिछड़े और दलित की जो भूमिका होनी चाहिए, जो उनका जो है अहम भूमिका होनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री ने उनको दिया है, हम जानते हैं। और अभी जो लास्ट रिशफल हुआ था केंद्र में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, जिस प्रकार से हर एक समाज के तबके का जो है पूर्ण रूप से भागीदारी हो सरकार के अंदर या संगठन के अंदर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसने इस चीज को स्थापित करने का काम किया है कि सभी समाज के लोगों का जो है वो भागीदारी हो पूर्ण रूप से, और वो हमने करके दिखाया है। तो ये विषय तो है ही नहीं कि किसी की उपेक्षा की गई है, ये हम सब जानते हैं। कभी भी चर्चा का विषय नहीं आया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़े दलित की उपेक्षा की गई हो, सबको भागीदारी दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, उनमें जो लोअर मिडिल क्लास है, उसी श्रेणी से जुड़े हुए नेताओं ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 300 पार कराई थी। अब ये चीजें अगर घटित होती हैं तो फिर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अंदर खाने सोचने की जरूरत है कि उनको लगता है कि शायद ये चीजें समझने में भूल कर गई भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान। नहीं, देखिए शमशेर भाई, जहां तक सवाल है कि 300 सीटें जो पार कराई थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने पार कराया, और उसमें सभी का योगदान था, उसमें सभी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें हमने वंशवाद को तोड़ दिया था, जातिवाद को तोड़ दिया था, और विकास के आधार पर जो है, डेवलपमेंट के आधार पर जो है पिछले बार उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया था। इसलिए हम पूर्ण बहुमत से वहां सरकार में आए थे और बड़ी संख्या में जो है हमारे विधायक जीत करके आए थे। जहां तक वर्तमान समय का जो विषय है कि पार्टी के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप देखिए, अगर आप उसकी विवेचना करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से समर्पित है, कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है। जो लोग पिछली बार दूसरे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, आज वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका अलग एक विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहा है। जैसे अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वो चिंता करने की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है चिंता उनको करनी चाहिए कि कांग्रेस के वो सारे जो नाम है, जिसको आपने गिना भी दिया कि वो लोग पार्टी छोड़ के आ चुके हैं कांग्रेस से बाहर, तो चिंता उनको करना है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद तक पहुंचा है, विधायक तक पहुंचा है, वैसे एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं गया है। ठीक है, मैं कंचन श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो मैंने कहा कि गैर यादव पिछड़ी जातियों के मोह भंग के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, या फिर जो शीर्ष नेतृत्व जिसकी मैं बात करूं बीजेपी की, उसको समझ नहीं पाने। हालांकि दानिश इकबाल तो लगातार एक बात करने के ऐसा कुछ है नहीं, पर क्या सच्चाई यही है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए? शमशेर जी एकदम सही कह रहे हैं आप। शुरुआत तो हो चुकी है इस मोह भंग की, और दानिश जी जो कह रहे हैं ये बार बार जोर दे रहे हैं इस बात को कि जो हमारा कार्यकर्ता है नहीं गया है। इनका ये कहना अपने आप में इस बात को पुश करता है जिसकी शिकायत दारा सिंह चौहान जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों ने ये कहा कि हमारी उपेक्षा हुई है और इन वर्गों की उपेक्षा हुई है, हमारी बात को नहीं सुना गया। इसका 5 साल रहने के बावजूद भी अगर ये कुछ लोगों को अभी भी कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता थे नहीं गए, इसका मतलब कई लोगों को कार्यकर्ता माना ही गया, भले 5 साल वो गेट में और सेवा जो भी उनको दिया गया काम उन्होंने किया, तो उसको भाजपा ने अपना नहीं माना। इसका भी जवाब आई थिंक दानिश जी को देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों, अगर वो दूसरी पार्टी से अगर आप उनको लाए थे तो जरूर उनके पास कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कोई उनका वोट बैंक होगा, कोई और काबिलियत भी इसलिए लाया गया। लेकिन 5 साल रहकर भी अगर आप उनको सब कुछ देकर भी अपना नहीं पाए तो कोई ना कोई तो वजह है ना। और वो उन्होंने छोड़ा क्यों, इसका जवाब साफ साफ दानिश जी और कोई भी नेता नहीं दे पा रहा है इस वक्त, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि ये आप कहना चाहते हैं कि दिल से जुड़ाव नहीं था। दिल्ली से गवर्न होता है यहाँ पे, लगभग 5 साल की सरकार रही कंचन जी, और लेकिन दिल से जुड़ाव की बात आप कर रही हैं। लेकिन एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि आज हम जिस ओबीसी कोटि की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर यही लोग आते हैं, जिसमें मौर्य, राजभर, कुशवाहा, सैनी, पटेल का भी अभी कोई रुख साफ हुआ नहीं है। ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, क्या वाकई में सभी राजनीतिक पार्टियों ने इनको वोट बैंक बनाकर रखा। देखिए, जब उससे पहले की बात करें तो मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही। अगर सच में इन लोगों का इनके साथ कनेक्टिविटी हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों जाते। और अब
कुछ नेताओं का, हालांकि हम इसके ऊपर मुहर नहीं लगा रहे, पर इन नेताओं का, इन जातियों के, इन समुदाय के नेताओं का बीजेपी से मोह भंग होना, हालांकि आमजन का मोह भंग होगा कि नहीं होगा बड़ी बात है, पर क्या इन लोगों को हाशिए पर रखा गया? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक समझा। आप देखिए ना, केशव प्रसाद मौर्य वो जो मुख्यमंत्री है, उनको अभी हाल ही में आपने देखा होगा अचानक उनको कवरेज मिलना शुरू हुआ, मोदी जी के साथ उनकी जो फोटो आनी शुरू हुई। उससे पहले उनको कितना नेग्लेक्ट किया गया, इसके में भी मीडिया में रिपोर्ट्स काफी अच्छे से कई बार आई कि बड़े बड़े प्रोग्राम में उनको एक ऐसा कहा गया कि उनको छोटी कुर्सी दे दी गई, उनको लाइमलाइट में नहीं लाया गया। तो ऐसा क्यों? वो एकदम जब 2017 का चुनाव हुआ था तो वो भाजपा के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने जमीन पर काम किया और बहुत ही ग्राउंडेड लीडर माने जाते हैं। तो उनको एक साइडलाइन करने की क्या वजह थी? और अभी अचानक 2-3 महीने से ये अचानक जो उनको लाइमलाइट में ला रहे हैं, फोटो वोटो खिंचाई जा रही है, इसका क्या है? मतलब इससे भी साफ है कि ये जो पिछड़े वर्गों के जो नेता हैं, उनकी जरूरत सिर्फ चुनाव में होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे और भी पार्टी हो। तो ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसका अपना जो वोट बैंक होता है। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि 2014 में भी, 17 की विधानसभा में भी, 19 के लोकसभा में, और अब बाद में जितने भी उपचुनाव, सभी जगह आपने देखा होगा कि पिछड़े वर्गों का एक बड़ा सपोर्ट था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक ही है। तो अगर इसके बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं या उपेक्षित रहे, ये कोई नई बात नहीं, और हम इस पर कोई नई चर्चा भी नहीं, इस पर चर्चाएं भी बिल्कुल, और हुई डैमेज है। कंट्रोल करने में तो जुट गई ये भारतीय जनता अगर पार्टी। तो अगर ये सब हो रहा है तो पार्टी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों होगा। और बिल्कुल 35 से 40-50% तक ओबीसी वोट बैंक है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर आप जी। देखिए पूरे इंडिया में, इट्स नॉट ओनली यूपी। तो इसके बावजूद अगर नेताओं को अगर जातिवाद के तौर पर अगर पार्टी में रखा देखा जाएगा, उनको इस हिसाब से तवज्जो दी जाएगी कि ये सवर्ण है तो उनको ज्यादा तो ये एक सही नहीं है, हमारी संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट भी है। ये जो एक रेखा खींच दी जाती है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये अपर मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, इस तरह की चीजें लोग समझने लगे हैं और इसलिए अपनी जाति समुदाय को लेकर लोग आवाज उठाते हैं। और फिर जब आवाज को सुना या अनसुना कर दिया जाता है तो फिर ऐसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सुना किसने, ये बड़ा सवाल है। मैंने आपसे पूछा, कंचन जी, आपने जवाब दिया कि ऐसा वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल जरूर किया जाता है लेकिन सुनवाई होती नहीं है। अभिषेक वाजपेयी, ये सवाल आपसे, इन समुदाय के लोगों की अगर सुनवाई होती तो 2017 में बीजेपी के साथ नहीं जाते, आपके पास रहते, या उससे पहले बीएसपी को नहीं छोड़ते, ये सपा के साथ जाते। इस समुदाय का वोट बैंक बहुत बड़ा है और इन लोगों को विश्वास तो किस पार्टी पर, अब आप लोगों के साथ लोग आ तो रहे, लेकिन कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि आने के साथ साथ काम भी होंगे? हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर आप देखें तो दलितों में जाटव, कोरी, पासी, धोबी, वाल्मीकि आदि समाज तकरीबन 66 उपजातियां भी हैं, और इनका अगर ओवरऑल परसेंटेज देखें तो तकरीबन 56% के आसपास होता है जा रही है। और लेकिन मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि आपको याद होगा 2019 से जब आंकड़े दलितों के ऊपर अत्याचार के आए थे, तो उसमें FIR दर्ज हुई थी, वो तकरीबन 12,245 थी, और 2020 का आंकड़ा जब था तो तकरीबन 14,714 ये आंकड़ा है 2020 को। और पूरे देश में अगर हम कहें तो तकरीबन 50,291 दलितों के ऊपर प्रताड़ना के मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन आप इस चीज को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके लिए एक लाइन और कहूंगा, यह सरकार इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, उसके बाद चश्मे दान करती है। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार 5 सालों में कुछ भी ना कर पाई, और जब सरकार जाने का समय आ गया तो 1 महीना पहले आपने देखा कि कैसे बिजली का बिल आधा कर दिया। और वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही टेप रिकॉर्डर बजा करता है, वो प्रधानमंत्री आज नहीं समझ में आता क्या कहेंगे क्या नहीं, वो कि मेरे तकदीर से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। श्रीमान, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम कम था तो आपने इतना महंगाई क्यों दे दी थी, जिसकी वजह से कितनी सारी महंगाई पड़ी है, हुआ नहीं है। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की,
इन्होंने कहा कि फ्री में गैस कनेक्शन दिए, तो कोरा झूठ, जो जनता नहीं जानती तो उसको कोरा झूठ इन्होंने बोला। एक पाइपलाइन इन्होंने जरूर फ्री दी हुई थी, जो गैस को और सिलेंडर को जोड़ती, वो पाइप फ्री थी। सब्सिडी उन्होंने अपने पास हजम कर लिया, तकरीबन उसकी गैस की जो सब्सिडी होती थी तकरीबन 1245 से लेकर के 1375 के आसपास, तो इन्होंने कहीं फ्री नहीं दिया। और अगर हम कहें, और इनके ऊपर अगर हम कहें, तो आप देखिए कैसे आपको याद होगा कि क्या हाथरस की घटना आपको याद नहीं है, कैसे इन्होंने जो महिला आई थी यहाँ पे रोजगार मांगने के लिए, गर्भवती थी, तो एक पुलिस वाले ने उसके ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया, तो उसके गर्भपात भी हो गया था। ये सभी का इन्होंने दिखाया। ये टूर शासन चला रहे हैं, सत्ता में ऐसे आ गए हैं आज इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। जब ये पश्चिम बंगाल में गए थे या कहीं जाते हैं तो तोड़ करके दूसरी जगह से विधायक लेकर के आते, तभी कुछ नहीं कह पाते। ठीक है, लेकिन ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि आपने 5 साल आपको फुल मैंडेट मिला, आपने लोगों के लिए काम क्या किया? महिला सुरक्षा आप नहीं कर पाए, ठीक है, लोगों को रोजगार ये बात आप कर नहीं चुके दे हैं। लेकिन पाए। चंद्रमोहन, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आप सभी लोगों से कि क्या सिर्फ ओबीसी वोटर को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता? चंद्रमोहन शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे, आप लोग पिछले काफी समय से सत्ता में तो नहीं है, लेकिन जब सत्ता में रहे तब कौन सा आपने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया था? आपकी बात से पहले जो दानिश भाई बोल रहे थे, मेरे मन में यही बात आया था। आज ओबीसी वोट बैंक का मजाक किसने उड़ाया है? देश के प्रधानमंत्री। और ओबीसी वोट बैंक के अंदर अगर ओबीसी को अलग करा तो किसने करा? देश के प्रधानमंत्री ने। अपने आप को क्या कि मैं ओबीसी का हूं। और आपको याद होगा अभी जब मंत्रिमंडल विस्तारित किया गया था तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सरकार ने फोकस करने की कोशिश करी थी। क्या हुआ? आज उस मंत्रिमंडल के हिसाब से केशव मौर्य जी का जाना संकेत करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना किस बात की ओर संकेत करता है? वो इसी बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा ओबीसी बेल्ट, दलित बेल्ट और जो भी देश के अंदर निम्न वर्ग है, जिसको संविधान के हिसाब से, संविधान की परिपाटी में सरकार और उनके अधिकारों के अंदर योगदान मिलना चाहिए, पिछले लगातार वर्षों के अंदर उनका हनन होता रहा है और उनके कारण उनको भुगतने पड़े हैं। इसी की आवाज बुलंद करके इतने बड़े नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो की जरूरत दानिश भाई मैं फिर कह रहा हूं आपको है। आपको जब आप गिरते हैं आती है, वो तो आई उसकी बनावट सलावट को देखने में, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं करा। आज सिर्फ देश के अंदर संविधान का जिस प्रकार से आप दुरुपयोग करके देश के अंदर जिस चीज को विपक्ष आपके सामने बुलंद करता था आवाज, आज बिल्कुल मोहर बंद करके आपके पूर्व मंत्री ने आपके मुंह के ऊपर, कहते हैं ना, वो कहते हैं कि एक ऐसा गाल पे आवाज इतनी दूर तक गई है कि उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में बड़ा गंभीर रहेगा। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा, चंद्रमोहन जी, एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस ओबीसी को, मैंने आज इसलिए इस पर चर्चा की है कि ओबीसी को वोट बैंक का आधार तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में कोई बड़ी भागीदारी की बात आती है तो बड़ी भागीदारी देने में हर पार्टी पीछे हट जाती है, पीछे अपने आप को खींच लेती है। अब उसमें कांग्रेस कहाँ है, ये जरा मुझे आप समझा दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक सवाल मेरा भी है, जरा पूछ लीजिए। राहुल जी दानिश इकबाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए आप। जी दानिश जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल जी से पूछिए कि राहुल जी देश में आ गए कि नहीं आए? यस यस यस, चले चले ये अलग मसला है। राहुल गांधी कहाँ घूमने गए हैं, कहाँ मिलने गए, किससे मिलने गए, इस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ काम को लेकर बात कर रहे हैं। ये तो कोई भी घूमने जा सकता है, कोई हवाई जहाज से जा सकता है, कोई अपने तरीके से किसी भी तरीके से किसी देश में प्रदेश में घूमने जा सकता है। सब अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भाजपा का प्रवक्ता ने राहुल जी का नाम क्यों नहीं लिया? अरे आप तो झूठे राम का नाम लेते हैं, आपका तो तारनहार नाम दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को आपको उसी मुद्दों को आज मैंने फिर बोला तो माता आपके मंत्री ने आपके मुद्दे मारा है जो निडरता के साथ। चले चंद्रमोहन जी बात पर आ जाए। थोड़ा सा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए, अब आप सभी पार्टियों के नेताओं को, प्रवक्ताओं को लोग सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, उसी के हिसाब से वोट मिलता है। और अब तो डिजिटल प्रचार हो गया, आप लोगों को ग्राउंड पर जाने की इजाजत भी नहीं है 15 तारीख तक। लेकिन आपसे समझना चाह रहा हूं, और जो लोग कांग्रेस पार्टी को सुन रहे हैं
मैं जरा ये समझना चाहता हूँ ओबीसी के साथ कितना न्याय कर पाई कांग्रेस पार्टी, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए सत्ता में भागीदारी को लेकर। सत्ता की भागीदारी के अंदर हमने कभी भी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति नहीं करी है। हमने देश के जनमानस में संविधान की परिपाटी के ऊपर, संविधान के अधिकार के ऊपर देश के नागरिक की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के अंदर अगर आप नेहरू जी से शुरू करके कांग्रेस के कितने ही प्राइम मिनिस्टर देश को दिए, तो यही आप अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे चंद्रमोहन जी हमने दलित मुख्यमंत्री बना दिया है, हमने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया है। अब आप अपने मुंह से ही कह रहे थे बात कि हमने कभी दलित की ओबीसी की राजनीति नहीं की। आपने तो कहा कि हमने दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है पंजाब में। देखिए वो भी संविधान की परिपाटी के अंदर है, क्योंकि ये कांग्रेस ही दिखाती है कि एक निम्न वर्ग का संविधान का व्यक्ति भी उच्च पद पे जा सकता है, वो जाके वोट बैंक की राजनीति नहीं करता। अगर चन्नी जी को बनाया गया तो हमारे पास, जहां पर भाजपा ये कह रही थी कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, उसी की परिपाटी के ऊपर आज चन्नी ने मुखरता के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने उन मुद्दों को सामने रखा और पंजाब के साझे और ढांचे को संभाला। क्योंकि हमारे ही तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के लिए प्रेसिडेंट खड़ा करा था और ये सोचा था कि शायद कांग्रेस का जनाब पंजाब में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे ही नेता ने ये उनको भी जवाब दिया और भाजपा को भी जवाब दिया, जिसके लिए आज भी भाजपा तिरमिराती हो रही है। चलिए इस मसले पर खुलकर शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी, लेकिन कंचन जी जरूर बोलेंगे। कंचन जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में दो चीजें बड़ी अहम रहेंगी। एक बात जो 80 बनाम 20 की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा करना जरूरी है। अगर आज के इस मसले में बात ना हो तो फिर अधूरी रह जाएगी। और दूसरा, टिकट बंटवारे को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाने का सिलसिला या दूसरी को छोड़कर पहली में आने का सिलसिला जारी है, उसके बाद मारामारी होनी है टिकट बंटवारे को लेकर, और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कौन टिकट को लेकर किस पार्टी में आया और उसके बाद उसको मिला क्या। ये महत्वपूर्ण है। कंचन जी। बिल्कुल शमशेर जी, टिकट को लेके जो मारामारी होगी, मुझे लगता है कि जो नाम जाहिर करने की आखिरी दिन होगी ना, नाम फाइल करने की, उस दिन नाम जो है बदले जाएंगे। तो ये बहुत बार होगा और सभी पार्टियों में होगा। और जैसे कि चर्चा हो रही थी, चंद्रमोहन जी हो या दानिश जी हो या समाजवादी, ये कोई भी पार्टी हो भारत में, आप देखिए ना, सभी जातियों के लिए और महिलाओं के लिए दलित मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये मोर्चा बनाने का मतलब ही है कि ये लोग कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, इनको साइड में मोर्चा बनाकर ही रखा जाएगा। ठीक है, मेन स्ट्रीम में बाकी लोग हैं, महिला मोर्चा अलग है, दलित मोर्चा अलग है, ओबीसी मोर्चा अलग है। तो ये तो होने वाला है। अब 80-20 की बात अगर हम कहें तो ये बहुत मतलब यूपी के चुनाव में पोलराइजेशन ना हो, ऐसा होना तो असंभव है। तो ये तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लैंक होता है यूपी में, और हम सालों से देख रहे हैं। आई थिंक राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, ये उस समय से ये चलता आ रहा है और अब जाके यही एक मेन स्ट्रीम हो चुका है। तो हमें अब ये देखना है कि ये इस बार, चूंकि अभी लास्ट मोमेंट पर खुद भाजपा के लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडर करंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, जिसकी भनक शायद लोगों को हो रही है। तो अभी लेकिन 4 हफ्ते हमें और देखने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि और कितना चर्निंग आउट हो रहा है दूसरी पार्टीज में, कांग्रेस में या सपा में या भाजपा में, क्योंकि आना जाना सब तरफ चल रहा है। और अभी भी हम फाइनल नहीं कह सकते, कंचन जी आपको पढ़ के सुना दूं, एक अभी एक ट्वीट सामने आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। जरा उस ट्वीट को एक बार स्क्रीन पर दिखा दी। अभी ट्वीट आया है, जरा इसको भी देख लेते हैं, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। जरा फुल स्क्रीन पर ट्वीट दिखा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 जनवरी सुबह 11 बजे लखनऊ में ऐतिहासिक फैसला और नई राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी। ये ट्वीट कर दिया है, साफ हो गया है कि अब वो बीजेपी के पास तो नहीं जाने वाले हैं। कंचन जी। तो अभी इसका मतलब ये भी है, कई सारे लोगों ने और भी इनके साथ किया है और भी विकेट गिर सकते हैं। भाजपा के विधायक भी हो सकते हैं और विधायक के जो उम्मीदवार हैं इस बार के, वो भी हो सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी तो बात कहती है कि जिन लोगों को टिकट कटने का डर है, जो बातें आ रही कंचन जी निकलकर कि कुछ लोगों को शायद पता लग गया है कि टिकट कट जाएगी तुम्हारी, अब इससे अच्छा है कि टिकट बटने से पहले, कटने से पहले ही अपना कोई रास्ता निकाल लें। ऐसे भी सुखबगाट है कि कई दर्जन लोगों के टिकट कट सकती हैं। मुझे ये वजह नहीं लग रही है छोड़ने की अंत में, क्योंकि ये तो जब तक नाम नहीं अनाउंस होता किसी को नहीं पता रहता कि हटाया जाएगा। और इतने बड़े बड़े मंत्री अगर सोच रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो ये भी थोड़ी अजीब बात है। किसी परिवार के सदस्य की चाहत रखते हो कि मिल जाए,
ये भी सोचने वाली बात है कि इन्हें क्यों डर है कि नहीं टिकट मिलेगा। ये तो मतलब 5 साल मंत्री रहे हैं, तो ऐसा कम ही होता है कि मंत्रियों को टिकट ना दिया जाए। और अभी इन लोगों की एज भी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि एज के नाम पे टिकट काटा जाए। तो निश्चित तौर पे इनको हारने का डर है, टिकट का डर नहीं है, हारने का डर है। भाजपा तो निश्चित तौर पे कहेगी कि भाई इनको टिकट ना मिलने का डर था, है ना, इसलिए। बट अभी टिकट तो कहीं अनाउंस ही नहीं हुए ना। एक आध पार्टी ने कुछ एक सीट अनाउंस की है, बाकी तो मैंने सुना नहीं। आम आदमी पार्टी के अलावा और किसी की लिस्ट तो आई नहीं है। तो अभी 4 हफ्ते, आने वाले 4 हफ्तों में भले रैली ना हो इस बार, चुनाव आयोग ने जो बैन लगाया है 15 तारीख को, हालांकि वो रिव्यू करेंगे, तो रैली नहीं हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। और मुझे लगता है कि दर्शकों को, वोटर्स को, यूपी ही नहीं पूरे देश के लोगों को काफी और ज्यादा ये मजेदार, ये चुनाव में यूपी की सियासत बहुत मजेदार होने वाली है, इसको लेकर कंचन जी बात कर रही है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी, आपके पास आऊं मैं, एक सवाल मेरा दानिश जी आपके पास भी आऊंगा। अभिषेक वाजपेयी, आपसे पूछना चाहूंगा, अब ऐसे देखिए अलग अलग समुदाय के लोग पार्टी में शामिल होना तो चाह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जिसको भी आना सबका स्वागत है, लेकिन सबके स्वागत के साथ साथ एक महत्वाकांक्षा भी होती है। कोई दूसरी पार्टी छोड़कर आता है तो उसको एक इच्छा जरूर होती है कि उसको भी टिकट मिले, उसके परिवार के जनों को टिकट मिले, उसके समुदाय के लोगों को टिकट मिले। तो ये ना समझिए कि सपा के लिए खेल आसान होने वाला है। आप लोग कह तो रहे हैं कि आ जाइए, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कई राज्यों में चुनाव होते हैं, लोग पार्टी छोड़ते हैं, उसके बाद चेयरमैन तक नहीं बनाया जाता। देखिए, आपने सिर्फ एक बात कही कि हम ये चीज कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हटाने के लिए, इस क्रूर शासन को निस्ते नाबूद करने के लिए, यह भी जोड़ दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। और ये चीजें आप ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को शोभा देती है, एक दूसरे पर आप छींटाकशी करिए, हमें इससे आपत्ति नहीं, हम तो बिल्कुल सभ्य तरीके से पत्रकारिता करते हैं, वैसे ही करते भी रहेंगे। मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है। खैर, देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी को बोल रखा है कि कोई जो आना चाहे बिल्कुल आए, और साफ साफ उन्होंने सभी मंचों से भी कहा है, कॉन्फ्रेंस से भी कहा हुआ है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे सिर्फ हम उनको ही टिकट देंगे। और अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे पास अगर किसी महत्वाकांक्षा से आ रहा है और अगर वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं, हम उसको टिकट की आशा से आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि हमारा जो समाजवादी पार्टी का एक अलग सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में ये देखा जा रहा है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन सीट अपनी जिता करके दे सकता है, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है तो हम उसको टिकट ही बांट देंगे, ये ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन तकरीबन आपको ये बता दूं कि 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से नाराज होकर के और उनकी जो बेबुनियादी चीजें हैं उनसे नाराज होकर के लोग हमारे समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं, क्योंकि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उनको इस प्रदेश को कैसे जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए। एक चीज आप मैं समझा दो, मैं बात करना चाहूंगा अभिषेक जी, देश की सियासत में एक चीज और अहम होती है, केवल पार्टी की विचारधारा नहीं अहम होती है, इसके साथ साथ लोगों की समुदाय धर्म विशेष की विचारधारा भी होती है। उस चीज से इनकार कोई पार्टी कर नहीं सकती, और यूपी जैसे राज्य में तो शायद इससे इनकार शायद कोई पार्टी करे। देखिए, प्रदेश को सभी लोगों के साथ ही लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस से कह रहा हूँ। और समाजवादी विचारधारा का मतलब हो गया कि समाज को एक साथ आकर के आगे बढ़ना होता है, वही समाजवादी विचारधारा कहलाती है। ये आपको भी अच्छे से पता है, और ये सभी को यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, और जनता जनार्दन है, आखिरी में उन्हीं का ही बटन दबना है, उन्हीं की चीजें चली जाएंगी, क्योंकि हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर के सदन तक जनता के मुद्दों को उठाया और उनकी बात ही करते हैं। चले देखना होगा ये तो फिर रिजल्ट पे क्या सामने आता है। चंद्रमोहन शर्मा के पास आऊं, उससे पहले दानिश इकबाल, आपसे मेरा एक सवाल, आप जिस समुदाय से आते हैं आप भी समझते हैं, लेकिन यूपी की सियासत में 80-20 का खेल भी चल रहा है, अब प्रत्यक्ष तौर पर चीजें कही जा रही हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सबको साथ लेकर चलने की बातें जो की जाती हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा ना हो, ये बात कंचन जी मानती है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं है। देखिए शमशेर भाई, ये जो बातें कही गई हैं किस संदर्भ में कही गई हैं उसे समझने की जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर जो है अगर एक समुदाय के नौजवान, एक समुदाय के युवा ने कानून को हाथों में ले लिया तो 80% जो है वो इस देश से बाहर हो जाएंगे। जो लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसी प्रकार की भाषा में
आदरणीय योगी जी ने उनको जवाब देने का काम किया है। इसको आप समझिए, इस बात को। जो लोग जिस प्रकार की बात करते हैं उनको उस भाषा में जवाब देना चंद्रमोहन योगी जी जी तक को आवाज नहीं बहुत पहुंच अच्छी पा रही है, तरीके इसको से थोड़ा आता सा है। ठीक कर ले। एक मिनट रोकूंगा दानिश जी आपको। चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल दिक्कत कोई है, इसको ठीक किया जाए। दानिश जी आप बात पूरी कीजिए। जी, मैंने वही कहा कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी उनको उसी भाषा में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। उसी के संदर्भ में वो जो उनका वक्तव्य है वो है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कंचन जी कह रही थी, जो इनकी धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल से आए नेताओं को सम्मान नहीं मिलता है। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सबसे ज्यादा सम्मान दूसरे दल से आए नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विश्वास रखते हैं, उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, उनको दिया जाता है। आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए, समाजवादी पार्टी या बसपा के अंदर जो नेता थे वो कहाँ बैठा करते थे? वो मायावती बहन जी के चरणों में बैठा करते थे। वो चप्पल और जूते बाहर उतार के आया करते थे। वो अखिलेश यादव के सामने खड़े नहीं हुआ करते थे। वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के बाबरी में बराबर के शीर्ष नेतृत्व के बराबर में आके खड़े होते हैं, उनको वहां सम्मान दिया जाता है। जो व्यक्ति आता है जिस प्रकार से, उसको चाहे उसके परिवार में जो व्यक्ति हो उसको टिकट दिया जाता है। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद भी बनाया है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सम्मान नहीं देती है, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। कभी किसी प्रकार से वोट बैंक की राजनीति, कभी किसी प्रकार से सांप्रदायिकता की राजनीति। और ये 2014 से इस बात को सिद्ध हो गया है इस देश के अंदर कि अब वंशवाद की राजनीति और जो है जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, और चलेगी तो सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। और इस चीज को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कुशल प्रशासन के माध्यम से किया है। शमशेर भाई, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपसे छोटा सा सवाल मेरा रहेगा। यूपी की सियासत में इस बात से शायद कोई इनकार करे कि वहां पर जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी। हिंदुस्तान के पटल पर देखें तो ऐसा होगा ही होगा, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व देना एक बड़ी जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है। वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के लिए हर पैतरे अपनाए जाते हैं, पर आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया जाएगा जिसमें जिस आज समाज की मैं बात कर रहा हूं उनको एक भूमिका मिले, एक सम्मान मिले, और जो एक तरफ खिंचाव होता चला जा रहा है, एक तरफ झुकाव है, उस झुकाव को बैलेंस किया जा सके। शमशेर भाई, बेसिक मैंने जो अपनी पहले वक्तव्य को जोड़ा था, हमने तुम्हें डर लगता है कह के वोट नहीं मांगे हैं कभी भी। जिन्होंने मांगे हैं कि उनसे डर लगता है कह के वोट इकट्ठे करे हैं, जो आज यूपी के अंदर खड़े होकर 80 और 20% की घटिता वाली और निहंती घटिया बात करते हैं, और एक सरकारी ओहदे में रहने के बाद हमने ऐसी राजनीति नहीं करी है। हमने संविधान के अंदर परिपाटी को मानते हुए संविधान के अंदर उस अधिकार का, उस हर व्यक्ति के योग का प्रयोग किया और उसी से उसको अधिकार दिया। उसके अंदर हमने इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे जातियों के नेताओं को भी नेता बनाया जो बड़े प्रचंड बढ़ के बड़े आए। देखिए, वक्त की लहर होती है। आज मैं मानता हूं कि जिस विषय में हम बात करते हैं उसमें हर एक कांग्रेस जन और कांग्रेस नेता को अपनी बात की स्पष्टीकरण देना पड़ता है, क्योंकि वक्त की लहर आज विपरीत दिशा के अंदर बढ़ी है। लेकिन आज जिस दौर के अंदर, जिस विषय के अंदर जो अब आने वाला इलेक्शन आ रहा है, जैसे हमने 4 पैनलिस्ट अपनी बात रख रहे हैं, जल्दी से। उस दौर में जो आ रहा है, उस दौर में जिन जिन मुद्दों को भाजपा के नेताओं ने उठाया था, आज वही मुद्दे वापस उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट स्वाभाविक रूप से भाजपा सभा में खड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसका तिरस्कार आप कर रहे थे तो आप पे पेशेंट क्यों खड़े हो जाते हैं? चलिए चंद्रमोहन जी, रोकना चाहूंगा आपको इस चर्चा में, आप लोग मेरे साथ बने। अभिषेक जी आपका भी, दानिश जी आपका भी, और चंद्रमोहन जी, कंचन जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अहम मसले पर आज हम बात कर रहे थे वो ये है कि जो दल बदल का खेल उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त शुरू हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ 2-1 मंत्रियों की बात मैं करना चाहूंगा। उनका इस तरह से बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाना, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। हालांकि विधायक छोड़ देते हैं पार्टियां, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्रियों का इस तरह से अपनी चलाई सरकार लगातार 5 साल मंत्री रहे और उसके बाद अचानक छोड़ देना, ये सामान्य प्रोसेस तो नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत है और बीजेपी कर भी रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरा, जिस ओबीसी को लोअर ओबीसी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उसकी
नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आती है, जिसके चलते इस तरह से लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पर एक बात और इसमें शामिल मैं कर देता हूं कि जिस ओबीसी को वोट बैंक का आधार बनाया जा रहा है बहुत समय से, उसको शायद उतना प्रतिनिधित्व किसी पार्टी ने, उतना मान सम्मान किसी पार्टी ने दिया नहीं। इसी के चलते कभी तो वो मायावती के साथ चले जाते हैं, कभी सपा के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और उनके पास जब कोई विकल्प होता नहीं तो फिर घूमकर वापस उसी पटरी पर आ जाते हैं। अब देखना होगा कि ये जो नाराजगी है और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इन दावों को लेकर आमजन किस तरह से अपना वोट डालता है। 80-20 की सियासत बात इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि ऐसा चल रहा है यूपी की सियासत में, ऐसा होगा। किसी भी प्रदेश की राजनीति में धर्म, जाति, समुदाय, ये वोट बैंक का बड़ा आधार होता है, और इन तमाम चीजों को लेकर पार्टियां जो होती हैं सत्ता पाने के लिए सारे पैतरे अपनाती हैं। पर यह कार्ड कितना चलेगा, किस पार्टी को फायदा देगा, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अभी एक बड़ी बात यही है कि जो दल बदल का प्रक्रम है वो टिकट वितरण से पहले शुरू हो गया है। ये क्या इशारा कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां और ज्यादा घटित होती दिखाई देंगी, और वो किसके लिए नुकसानदायक होगा, किसके लिए फायदेमंद होगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। पहला बड़ा मुद्दा इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।